गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से अपन इस एक नए चैनल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी सभी क्लासेज आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य जो है वो अपने कुछ महत्वपूर्ण जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे रीट है, रीट के बाद में जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा है, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा है, स्कूल लेक्चरर है, कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अपन जो मर्मभूत बातें हैं उनको इस चैनल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। जब सिलेबस अपन ओवर कर देंगे उसके बाद में कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी करवाई जाएंगी। ठीक है, तो आज इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के माध्यम से अपन डिस्कस करेंगे अभी हाल ही में प्रस्तावित थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। देखिए, ये सिलेबस आपके सामने है और इस सिलेबस की एक एक लाइन को अपन डिस्कस करेंगे। पहला जो यहाँ देखिए, करते समय आपको पेपर को करते समय जिस चीज़ को ध्यान में रखना है, देखो अभी मैं लेवल 2 के लिए जो सिलेबस लेकर चल रहा हूँ वो SST, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इन सब्जेक्ट्स के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनसे संबंधित सिलेबस हो। कहने का मतलब जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके संबंध में मैं इस वीडियो को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जिनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए कॉमन है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लेवल सेकंड में भी साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, उसके बाद अपन स्टेप बाय स्टेप इस सिलेबस को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले इसमें लिखा है अपन ने, ये कक्षा 6 से 8 तक और प्रश्न पत्र सेकंड का मतलब है लेवल 2 के लिए, और उसका खंड 1 पहला जो भाग है उसमें आपका जो टॉपिक है वो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का है। ठीक है, जो कुल 30 सवालों से संबंधित है और इसका मार्किंग वेटेज भी 30 अंक है। कहने का मतलब 1 अंक पर क्वेश्चन, प्रत्येक सवाल के लिए 1 अंक वेटेज है। आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल ये क्वालिफाइंग या पात्रता परीक्षा है। तो यहाँ इन 30 अंकों के लिए आपको मोटे तौर पर क्या क्या पढ़ना है, इस संबंध में सबसे पहले मैं साइकोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उनको आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ इस पहले टॉपिक के लिए अपन जो चीज़ लेकर चलेंगे उनमें पहला बिंदु है बाल विकास। ये देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें पहला सवाल आपको वर्दी एवं विकास की संकल्पना। तो देखो, सबसे पहले ग्रोथ का मीनिंग, डेवलपमेंट का मीनिंग, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच जो अंतर है वो, इसके अलावा ग्रोथ और डेवलपमेंट से संबंधित जो सिद्धांत है। देखिए, इस टॉपिक में आपको इससे संबंधित सिद्धांत, इनका अर्थ और इन दोनों अवधारणाओं में जो अंतर है, ये चीज़ें आपको अध्ययन करनी है। तो जैसे ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या संबंध है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है, और इससे संबंधित जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में बेसिकली सवाल आता है। जनरली संकल्पना में ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो सिद्धांत हैं उनमें से एक सवाल आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए। फिर देखो, विकास के विभिन्न आयाम। विकास के विभिन्न आयामों में आप क्या देखोगे? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास। तो ये सारे के सारे क्या हैं? डेवलपमेंट के विभिन्न डायमेंशंस हैं। तो यहाँ इसमें जो विभिन्न जो डायमेंशन है उन डायमेंशंस को आप अध्ययन करेंगे, और विकास के विभिन्न एक जो डायमेंशन या आयाम है उनमें आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं, उदाहरण देकर यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तीसरा बिंदु एवं सिद्धांत, ये मैंने आपको बता दिया। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के कोष्टक में दे रखा है विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय। कहने का मतलब ये है कि विकास एवं डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले जो वातावरण संबंधी कारक हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एक बच्चे के लिए
बेसिकली जो एटमॉस्फेयर का निर्माण होता है वो उसकी फैमिली और उसके स्कूल के प्रभाव में मुख्यतः होता है। ठीक है, तो यहाँ लेकिन यहाँ देखना विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय बेसिकली आपको जोर देकर विकास और वृद्धि के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है किसका, परिवार का और विद्यालय का। लेकिन इसके अलावा भी आनुवंशिक या बौद्धिक या अन्य प्रकार के जो डायमेंशन है या आयाम है उनका इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी आपको डिस्कस करना है। फिर देखिए इसमें अधिगम से उसका संबंध, कहने का मतलब अभिवृद्धि एवं विकास का लर्निंग से क्या रिलेशन है। तो देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यदि प्रॉपर होगा तो ऐसे बच्चों में लर्निंग रेट जो है वो प्रॉपर होगी, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ लर्निंग, अधिगम की रफ्तार के सीधा समानुपाती होती है। तो यहाँ इस रिलेशनशिप को अपने को अध्ययन करना है। तो ये पहली यूनिट में आपको ये 3-4 टाइप के जो सवाल, ये 4 हेडिंग्स आपके सामने, इन 4 हेडिंग्स को आपको अध्ययन करना है। ठीक है, इन चारों हेडिंग्स को आपको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ अभिवृद्धि और विकास के लिए बायोलॉजी की कंसेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट के हिसाब से इनको अपने को अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये थी पहली यूनिट। दूसरी यूनिट देखिए, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। किस संबंध में? देखो आदमी के विकास में, आदमी के डेवलपमेंट में, आदमी की ग्रोथ में या अभिवृद्धि और विकास पर वंशक्रम और वातावरण की क्या भूमिका होती है। देखो आदमी, प्रश्न क्या है, आगे अपन इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो व्यक्ति जो है वो आनुवंशिकी और वातावरण का गुणनफल है, ये चीज अपने को देखना है। तो देखिए व्यक्ति तो जो होता है या व्यक्ति का स्वरूप जो भी है वो उसके वंशक्रम और वातावरण दोनों से डिसाइड होता है। और यहाँ अपन ये रिलेशनशिप कैसी होती है, पर्सनैलिटी इज डायरेक्टली इक्वल टू जेनेटिक्स मल्टीप्लाई एटमॉस्फेयर। तो आनुवंशिकी और वातावरण का गुणनफल अपन इसमें अध्ययन करेंगे। तो एक सवाल यहाँ से गुंजाइश बनता है। फिर देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं में अपन क्या देखेंगे। देखो इस अध्याय में अपन उन बातों का अध्ययन करते हैं जो एक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से भिन्न साबित करता है। कहने का मतलब विभिन्न व्यक्तियों में जो समानताएं होती हैं उन समानताओं का अध्ययन अपन व्यक्तिगत विभिन्नताओं में नहीं करते। जैसे आदमी में 2 हाथ होते हैं तो सभी में 2 हाथ होते हैं, लेकिन उन दोनों हाथों में कोई ऐसी विशेषता जिससे वो दूसरे लोगों से डिफरेंट साबित हो, उन विशेषताओं का अध्ययन अपन इसमें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ क्या है, उनके टाइप्स क्या है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, कई तो विकास के जितने डायमेंशन है उतने डायमेंशन के आधार पर अपन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ विशेष तौर से व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना है। तो यहाँ आगे अपन देखेंगे कि केटल और गाल्टन ने इनके ऊपर व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर जो एक स्टैटिक्स तैयार की है, एक आरेख तैयार किया है, उस आरेख की स्टडी मुख्यतः इस टॉपिक में आपको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगली जो बात है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के संबंध में संकल्पना। तो व्यक्तित्व क्या है, तो पर्सनैलिटी के बारे में आपको पर्सनैलिटी के 4 मेजर डायमेंशन है जिनको अध्ययन करना है। व्यक्ति क्या है, तो 4 डायमेंशन, जैसा कि वह दिखता है मतलब उसका फिजिकल कैसा है। दूसरा, जैसा कि वह करता है उसके कार्य या व्यवहार शैली कैसी है। तीसरा, जैसा कि लोग उसके बारे में सोचते हैं, दूसरों की राय उसके बारे में क्या है। और चौथा बिंदु, जैसा कि वह स्वयं के बारे में महसूस करता है। कहने का मतलब व्यक्तित्व में जो दिखता है वो शामिल है, जो व्यवहार गठित करता है वो शामिल है, दूसरों की राय या जो थॉट है वो क्या है वो उसमें शामिल है, और व्यक्ति अपने बारे में क्या राय रखता है। ये चारों चीजें मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पर्सनैलिटी का। तो यहाँ अपन व्यक्तित्व की संकल्पना में जैसे ग्रीक दार्शनिकों की बात करेंगे, उसके बाद आधुनिक मनोवैज्ञानिकों में केटल की बात करेंगे, आलपोर्ट की बात करेंगे। बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने इसके संबंध में अपनी संकल्पनाएं दी हैं। तो पर्सनैलिटी के संबंध में उन कंसेप्ट्स को या उन सिद्धांतों को अपने को पढ़ना है। व्यक्तित्व के प्रकार या व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो व्यक्तित्व के प्रकारों की जहां अपन बात करते हैं तो 50 मनोवैज्ञानिक और साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी को अलग अलग आधारों पर
वर्गीकृत किया है, लेकिन आपको इन 50 लोगों का वर्गीकरण नहीं पढ़ना है। एग्जाम की दृष्टि से 5-6 आधार ऐसे हैं जिनमें से सवाल पूछे जाते हैं, तो आप उन 5-6 जैसे कार्ल जुंग है, क्रेसमर है, ऐसे कुछ विचारकों का जो वर्गीकरण है, थार्नडाइक का वर्गीकरण है, ऐसे वर्गीकरण जो 5-6 इंपॉर्टेंट है, उन वर्गीकरणों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रभावित करने वाले कारकों में जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, सामाजिक, ये सारे फैक्टर पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट पर कैसे प्रभाव डालते हैं, इस बात का आपको डिस्कस करना है। फिर देखो अगला जो बिंदु है इसमें वो है बुद्धि की संकल्पना। यहाँ देखिए बुद्धि की संकल्पना की जब अपन बात करते हैं तो आपको ये देखिए बुद्धि की संकल्पना की जब आप बात करते हैं तो बुद्धि को देखो शारीरिक कारक मानते हैं अपन, जिसको कुछ हद तक अपन एक्वायर्ड भी मानते हैं और कुछ हद तक आनुवंशिक भी मानते हैं। तो पहली बात तो बुद्धि एक्चुअल में क्या है, इस चीज को हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए, इसलिए बुद्धि से संबंधित जो सिद्धांत है वो बुद्धि की संकल्पना पर जो दी गई विचारधाराएं, उन विचारधाराओं को अध्ययन करके ही हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ बुद्धि से संबंधित सिद्धांत, तो देखो बुद्धि का अध्याय जब आप खोलोगे उसमें बहुत सारे खंड, द्विखंड, बहुखंड सिद्धांत है, मल्टी फैक्टर, मल्टी ग्रुप थ्योरीज, तो ये कई चीजें आपको इसमें मिलेंगी। आपको ध्यान रखना है बुद्धि के ऊपर अब तक 50 जो थ्योरीज हैं लेट डाउन की गई हैं, लेकिन उन थ्योरीज में से बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं या बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो रिजेक्ट कर दी गई है। तो जब भी अपन इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो कौन सी थ्योरीज हैं जो अभी खाली ऐतिहासिक महत्व की रह गई, जिनको मनोविज्ञान से रिजेक्ट कर दिया गया है, कौन सी थ्योरीज ऐसी हैं जो इंटेलिजेंस को समझने में अभी अपनी मदद कर रहे हैं। इससे भी बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि आधुनिक मनोविज्ञान जो है वो इंटेलिजेंस के जैसे परंपरागत फैक्टर को स्वीकार ही नहीं करता है, इसलिए मॉडर्न साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस के स्थान पर हम संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस का अध्ययन करने लग गए। तो धीरे धीरे शायद ये चैप्टर जो है वो साइकोलॉजी में अपना महत्व है वो खोता जा रहा है, और हो सकता है कि एक दिन इसको इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके द्वारा पूर्णतया रिप्लेस भी कर दिया जाए। फिर भी अभी अपने लिए फैक्टर महत्व का बुद्धि का मापन जो है, तो आप एल्फ्रेड बिने से लेकर कई थिंकर्स का जो बुद्धि के मापन से संबंधित जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों और मेथड्स को आप देखोगे। बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, और इसके निहितार्थ, निहितार्थ का मतलब है इम्प्लीकेशंस या उपयोग क्या है, इनकी आपको चर्चा करनी है, ठीक है। फिर देखिए अगली जो चीज है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। तो विविध अधिगमकर्ताओं की समझ का मतलब है कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो विशिष्टताओं के आधार पर, विशिष्टता का मतलब है कि ऐसे बच्चे जो औसत या सामान्य श्रेणी के बच्चों से इतने विचलित होते हैं कि उनके लिए अलग से विद्यालय, अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हमें करनी होती हैं। जैसे आगे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पिछड़े बालक, विमंदित बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक। तो यहाँ ये इस प्रकार बालकों की अलग अलग कैटेगरी है। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में आपको इन सभी बालकों की जो विशेषताएं और डेफिनेशंस या पहचान के जो तौर तरीके हैं उन सब को आपको स्टडी करना है। उसके बाद में अलाभान्वित या वंचित बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमतायुक्त बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनने में अक्षम होते हैं, कुछ बोलने में अक्षम होते हैं, कुछ देखने में अक्षम होते हैं, कुछ मेंटली लेवल या आईक्यू कम होता है तो समझने में अक्षम होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो अपने को कदम उठाने चाहिए, या किसी को बोलने में दिक्कत होती है, किसी को लिखने में दिक्कत होती है, तो जिस प्रकार की डिसेबिलिटी बच्चे में पाई जाती है उस प्रकार के बच्चों को हम किस प्रकार के मेथड्स से पढ़ाएं या कौन से नवाचार या इनोवेशन करें, उन इनोवेशंस के बारे में आपको इस चैप्टर में देखना है। तो फिर अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, जैसे आपको डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया ऐसे शब्द मिलते हैं। तो अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, किसी को उच्चारण में दिक्कत होती है, किसी को पठन में दिक्कत होती है, किसी को लेखन में दिक्कत होती है। तो यहाँ इस प्रकार की जो चैलेंज या बाधाएं हैं उनके संबंध में भी आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इसमें वो देखिए, अगली जो अवधारणा है वो है आपके सामने समायोजन, एडजस्टमेंट। तो देखो
समायोजन के संबंध में आपको जो देखना है, सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है, समायोजन की संकल्पना के बारे में, इसके मीनिंग के बारे में देखना है। तो समायोजन का मतलब आप सबको पता है कि आदमी विभिन्न परिस्थितियों में, अपन अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों में पहुंचते हैं, तो उन परिस्थितियों में हम अपने आप को कैसे एडजस्ट करें, कैसे हम दूसरे के प्रति या उस माहौल में रहने वाले लोगों के प्रति बिहेव करें, कैसे वो लोग हमारे प्रति बिहेव करते हैं, तो हम अपना संतुलन बनाए रखें। इससे संबंधित जितने भी विचार हैं वो सारे के सारे समायोजन की संकल्पना में आते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में आपको समायोजन के तरीके, तो समायोजन के तरीकों में देखो कई बार अपने को आर्टिफिशियल तरीके का यूज करना पड़ता है। कहने का मतलब कई बार हम न चाहते हुए भी अपने आप को किसी माहौल में एडजस्ट दिखाते हैं, और अगर न चाहते हुए भी हम अपने आप को एडजस्ट दिखाना चाहते हैं किसी माहौल में, ऐसी जो युक्तियाँ या जो तौर तरीके हैं उनके लिए डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षात्मक युक्तियाँ हेडिंग आपके सिलेबस में। तो बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है जो हम अपने आप को एडजस्ट करने के लिए माहौल में दिखाते हैं। तो उन सारे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में आपको अध्ययन करना है। समायोजन में अध्यापक की भूमिका, मतलब अपने विद्यार्थियों को एडजस्टमेंट सिखाने में एक टीचर का क्या रोल हो सकता है, ये इस चैप्टर में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला चैप्टर है अधिगम। तो अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना। तो देखो लर्निंग क्या है, तो अधिगम का वास्तविक मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, अधिगम के मॉडल्स क्या हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विचारधाराएं अधिगम के संबंध में क्या क्या मान्यताएं रखती हैं, और वो क्या क्या, जैसे व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, निर्मितिवाद एवं इनके निहितार्थ। तो साइकोलॉजी के ये स्कूल्स हैं, साइकोलॉजी के ये पंथ, संप्रदाय या विचारधाराएं हैं। तो कौन सा संप्रदाय लर्निंग को क्या मानता है, और प्रत्येक संप्रदाय लर्निंग की रेट को बढ़ाने के लिए कौन से सोर्सेज या विधियों पर बल देता है, इस प्रकार की चीजें आपको इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए बच्चे सीखते कैसे हैं। तो बच्चे जैसे अनुकरण द्वारा सीखना शुरू करते हैं, उसके बाद चिंतन और तर्क के सहारे, उसके बाद समस्या समाधान के सहारे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बचपन से लेकर एंड तक सीखने के लिए यूज करते हैं। तो उन अधिगम की समस्त बातों के बारे में। फिर अधिगम की प्रक्रियाएं, अधिगम की प्रक्रिया, इसमें देखो लर्निंग एक प्रोसेस है और इसके 5 चरण हैं, और उन 5 चरणों में पहला क्या है, अभिप्रेरणा है। तो अभिप्रेरणा से लेकर लक्ष्य की प्राप्ति तक अधिगम के टोटल कितने चरण माने जाते हैं, 5 चरण माने जाते हैं। इन 5 चरणों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर अगला है चिंतन, कल्पना और तर्क। तो देखिए ये है थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो चिंतन और तर्क दोनों में क्या समानता है और दोनों में क्या अंतर है, इमेजिनेशन क्या है और इसका शिक्षण के क्षेत्र में क्या योगदान है, ये सारी चीजें अपने को इसमें डिस्कस करनी है। ठीक है, यहाँ देखिए इस संबंध में भी निर्मितिवादी उपागम, आनुभविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्रण, अन्वेषण एवं समस्या समाधान, ये इन सभी मामलों में चिंतन, कल्पना और तर्क, इनका क्या महत्व है, ये अपने आप में बहुत ही इनोवेटिव चैप्टर है जिसमें से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। और जब तक ये चैप्टर आपका क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आपको बता दूं कि जो टीचिंग मेथड्स हैं या टीचिंग की नेचर है, जिसको आप पेडागोजी बोलते हो, उसमें आपकी कमांड होना संभव नहीं है। तो ये चीज़ें अपन शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी से पहले अध्ययन करेंगे। फिर देखिए अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। तो यहाँ देखिए इस चैप्टर को, अभिप्रेरणा के अध्याय को आप साइकोलॉजी में सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि अभिप्रेरणा के अभाव में अधिगम असंभव है। ये देखिए अधिगम में इसका क्या योगदान है, क्या उपयोग है, क्या निहितार्थ है। तो मैं आपको बता दूं कि अधिगम की प्रक्रिया का प्रथम चरण अभिप्रेरणा है। इसका मतलब है कि अभिप्रेरणा अधिगम की प्रथम अनिवार्य शर्त है, इसके बिना लर्निंग जो है वो पूर्णतया असंभव है। ठीक है, तो यहाँ अपन अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा का चैप्टर पढ़ेंगे, इससे संबंधित सिद्धांत पढ़ेंगे, और अधिगम के संबंध में अभिप्रेरणा की क्या उपादेयता है, क्या उपयोगिता है, इसका अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आप देखेंगे, ये देखिए अगला टॉपिक आपको देखना है। ठीक है, यह है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। देखो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो मैकेनिज्म चलता है
वो स्टूडेंट और टीचर के आमने सामने होने से पहले शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरी प्लानिंग, शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम ये सब तय हो जाती है और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में इंटरेक्शन होता है और छात्र जो है शिक्षक से स्टडी करके पास आउट होकर निकल जाता है। ये सारी चीज़ें इस वजह से जो भविष्य में एक विद्यार्थी के जीवन में जो व्यवहारगत परिवर्तन आता है वो सब शिक्षण का पार्ट है। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्टूडेंट और टीचर के आमने सामने होने से पहले शुरू हो जाती है और स्टूडेंट शिक्षक से पढ़कर निकल जाता है, उसके बाद में भी भावी जीवन में ये क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। फिर इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, NCF 2005, ये चीज़ आप देखेंगे। ठीक है, और इस संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचनाएं, स्ट्रेटेजी और मेथड्स, तो शिक्षण की व्यू रचनाएं और उससे संबंधित विधियों का आप अध्ययन करेंगे। फिर देखिए ये टॉपिक है असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, आंकलन, मापन और मूल्यांकन। जनरली अपन गलती से इन तीनों को क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये तीनों एक नहीं होते हैं। तो पहले इस चैप्टर में इन तीनों का मीनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद इन तीनों में अंतर, और उसके बाद इन तीनों के उद्देश्य क्या है। ठीक है, और ये आपको देखना समग्र एवं कंप्रहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवेल्यूशन, CCE आपके सिलेबस में है। ये बहुत ही लेटेस्ट कंसेप्ट है जिसमें से सवाल डेफिनेट आता है एक। तो इस चैप्टर को समग्र एवं सतत मूल्यांकन के बारे में अपने को डिटेल से अध्ययन करना है। एक सवाल इसमें से भी पक्का आता है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, अचीवमेंट जो टेस्ट है उनको आपको देखना है। अचीवमेंट टेस्ट का मतलब क्या है कि हमने किसी भी चीज़ का अधिगम किया है, उसके रिजल्ट्स हमें क्या मिले, ये देख सीखने के प्रतिफल, तो उनको हम जिन विधियों से या जिन परीक्षणों से ज्ञात करते हैं, उन विधियों और या परीक्षण या टेस्ट वगैरह के बारे में अपने को अध्ययन करना है। फिर देखो रिसर्च के बहुत सारे टाइप होते हैं, रिसर्च के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे सैद्धांतिक उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य, या इसके अलावा क्रियात्मक उद्देश्य। तो उद्देश्यों के आधार पर अपन आगे रिसर्च को कई भागों में अध्ययन करते हैं और उन अनेक प्रकारों में से एक प्रकार है क्रियात्मक अनुसंधान। इस क्रियात्मक अनुसंधान को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। कहने का मतलब रिसर्च के कई टाइप होते हैं, उन टाइप्स में से केवल एक टाइप आपके सिलेबस में है और इस रिसर्च को शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के दौरान ही पूरा करता है, जिसके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009, ये आपके सिलेबस में पूरा है, लेकिन आपको स्पेशली क्या पढ़ना है, इस कानून के अंदर अध्यापकों की क्या भूमिका रही है, अध्यापकों की क्या भूमिका रही है और उनके क्या दायित्व रहे हैं। तो टीचर्स को लेकर इस कानून में 2009 के कानून में जो चेंज है या जो मुख्य फैक्ट हैं, वो सारे फैक्ट जो है वो अपने को इसमें पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों को आप बेसिकली एक कंसेप्ट के रूप में स्टार्टिंग करके और उसके बाद में गाइड्स में जो चीज़ें दी हुई हैं उन चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस चैनल के माध्यम से अपन जो चीज़ें पढ़ेंगे वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन करवाया है, तो इस हिसाब से अपन प्रत्येक एग्जाम के संबंधित जो सिलेबस को डिस्कस करेंगे, पहले अपन उसकी स्लाइड को या सिलेबस को, एक्चुअली में जो सिलेबस है उसको अध्ययन करेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं नीचे सब्जेक्ट की अपन बात करेंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे, तो अपन 1 बाय 1 इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में ये मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। थैंक यू सो मच।